हाँ जी। तो देखिए, अब हमारे पास जैसे हमने इनकम की डेफिनेशन को स्किप करके के सीधा हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 है, कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है? रेगुलर रिसीट विजा वी कैजुअल रिसीट। ये विजा वी मीन्स होता है कि इन रिलेशन टू या विद रिगार्ड टू आप कह सकते हो। ठीक है, आपने लिखना है तो चाहे लिख लेना। अब ये बात क्या होने लगी है कि इनकम इन जर्नल मीन्स ए पेरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न विच अक्रूज और इज एक्सपेक्टेड टू अक्रू रेगुलरली फ्रॉम डेफिनाइट सोर्सेज। नॉर्मली हम उस चीज को इनकम मानते हैं ना, कि ये चीज हमें आती रहेगी रेगुलरली एक डेफिनाइट सोर्स से, उसको हम एक नॉर्मल वे में बोल देते हैं ये हमारी इनकम है। तो however under the income tax act 1961 even certain casual receipts, चाहे वो रेगुलरली ना भी आनी हो, चाहे वो कैजुअली हमें आई है, which do not arise regularly are treated as income for tax purposes, for example winning from lotteries, crossword puzzles। तो ये चीजें देखो, आप कह सकते हो कि लॉटरी इनकम आपकी रेगुलर इनकम होगी, है ना। ये तो लक लक पे डिपेंड करता है कि आपने लॉटरी डाली और आपकी निकल आई। तो इसलिए अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ जो चीज रेगुलरली मुझे आ रही है एक डेफिनेट सोर्स से उसी को मैं इनकम मानूं, तो फिर ऐसी चीजें तो फिर टैक्स से बाहर ही हो जाए। तो इसलिए चाहे कोई इनकम कैजुअल रिसिप्ट की फॉर्म में आ रही है तो उसको भी हम इनकम टैक्स में अपनी इनकम का पार्ट मान के चलते हैं। नेक्स्ट आ गया रेवेन्यू रिसीट विजावी कैपिटल रिसीट। अब ये चीज तो मुझे पता है कि फाउंडेशन के अकाउंट्स लेवल पे भी कुछ ना कुछ लेवल पे डिस्कस होती है कि कौन सी रिसीट हमारी कैजुअल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, कौन सी कैपिटल रिसीट है ना। तो देखो अब यहां पे क्या बात आ रही है कि इनकम नॉर्मली रेफर्स टू रेवेन्यू रिसीट्स, कि नॉर्मली हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको हम अपनी इनकम मानते हैं, मींस हमारा प्रॉफिट है जिसको कह दो। Capital receipts are generally not included within the scope of income in journal parlance, कि जनरली हम कैपिटल रिसीट्स को अपनी इनकम नहीं मानते। However, the Income Tax Act 1961 has specifically included certain, सारी नहीं कुछ, capital receipts within the definition of income। For example, कैपिटल गेन्स, जैसे हमारा पूरा हेड आएगा कैपिटल गेन्स का, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड, क्योंकि लैंड को हम अपनी एक कैपिटल एसेट मानते हैं, तो उसको बेच के जो कैपिटल रिसीट होनी है उसको हम अपनी इनकम में लेके जाएंगे। ठीक है जी। अदरवाइज यूजली हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उनको अपनी इनकम का पार्ट माना जाता है, लेकिन कुछ हमारे पास स्पेसिफिकली केसेस में हम कैपिटल रिसीट को भी अपनी इनकम मानेंगे। ये वो यहां पे कहना चाह रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्या आ गया, नेट रिसीट, और इसके साथ हमारा आ रहा है ग्रॉस रिसीट। अब नेट का मतलब और ग्रॉस का मतलब ये तो आपको आइडिया होगा ना कि ग्रॉस में से कुछ चीजें माइनस की जाएंगी तो हम हमेशा नेट फिगर पे पहुंचते हैं। तो कहते हैं इनकम मींस नेट रिसीट्स एंड नॉट ग्रॉस रिसीट्स। नेट रिसीट्स आर अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद अर्निंग सच रिसीट्स, the expenditure which can be deducted while computing income under each head is prescribed under the Income Tax Act 1961। कि हम जो जो भी हेड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेड हमारे 5 हैं, किसी हेड में भी ये चीज आ सकती है, लेकिन अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैं जो सेल कर रहा हूं लोगों को, क्या वो सारी की सारी मेरी इनकम है? नो। अगर मेरा कोई प्रोफेशन है, क्या जो मुझे कोई रिसीट्स आ रही हैं क्या वो सारी रिसीट्स मेरी इनकम है? नो। खर्चा भी तो हो रहा है मेरा बिजनेस चलाने के लिए, मेरा प्रोफेशन चलाने के लिए खर्चा भी तो हो रहा है, वो मैं माइनस करूंगा खर्चे, जो मुझे नेट बचा वो मेरे हैंड में इनकम माना जाएगा। तो इसलिए नेट पार्ट को हम इनकम मानते हैं, ना कि ग्रॉस को। द एक्सपेंडिचर विच कैन बी deducted while computing income under each head is prescribed under the Income Tax Act 1961। Income from certain eligible businesses या professions is also determined on presumptive basis, that is as a certain percentage of gross profit। जी हम, मैंने आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में भी एक हिंट दिया था, लेकिन मुझे पता है अभी आपको ये चीजें इन डेप्थ नहीं समझ आएंगी जब तक हम इस चीज के लिए हमारा जो चैप्टर है बिजनेस प्रोफेशन वाला उसमें नहीं पहुंच जाते।
चीज क्या थी कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम P&L को बनाने की बजाय अगर हमें कोई सिंपल फॉर्मूला दे दिया जाए कि जितनी सेल है, आपकी जितनी टर्नओवर है, फॉर एग्जांपल उसका 8% प्रॉफिट मान लो, तो इट मींस ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो ऐसे उसको बोल दिया जाता है प्रिजम्पटिव बेसिस कि हमारा 8% प्रॉफिट है, हमारा 6% प्रॉफिट है, इस बेसिस के ऊपर जो इनकम टैक्स ने हमें लॉ किया कि कम से कम इतना डिक्लेयर कर दो और अपनी रिटर्न फाइल कर दो। ये हमारा पीजीबीपी चैप्टर में, पीजीबीपी बेसिकली मींस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें डिटेल में आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पॉइंट ड्यू बेसिस, और साथ इसमें आ गया रिसीप्ट बेसिस कि कोई इनकम ड्यू बेस पर हम इनकम मान लेते हैं या जब आएगी रिसीप्ट बेस पर उस पे इनकम माने। तो कहते हैं इनकम इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीप्ट बेसिस फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड्स। ध्यान से ये पैरे के ऊपर आप इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो कि इनकम अंडर द हेड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ये दो हेड की उन्होंने बात की है। कौन कौन सा, एक हमारा बिजनेस प्रोफेशन वाला हेड और एक हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला हेड। कौन कौन सा छोड़ दिया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ये छोड़ दिए। बिजनेस वाला और अदर सोर्स वाले की बात हो रही है। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग regularly employed by the assessee should be considered which can be either cash system और mercantile system। कहते हैं हम ये देखेंगे इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम आपकी इनकम कैश बेसिस पर लें मींस रिसिप्ट बेसिस या ड्यू बेसिस पर लें। कहते हैं आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो रेगुलरली अपनी बुक्स में। ठीक है, मर्केंटाइल सिस्टम है आपका या फिर आपके पास कैश सिस्टम चल रहा है, जो आपका एक रेगुलर सिस्टम मेंटेन्ड है, हम इनकम भी आपकी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली कंसिडर करेंगे। सम रिसीट्स आर टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीप्ट बेसिस। कौन सी, लाइक इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन। ये चीजें भी अभी आपकी ना थोड़ी आगे जाके आनी, मींस आपका कैपिटल गेन वाला हेड आएगा, अदर सोर्स आएगा, तब जाके आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। एक हिंट दे देता हूं, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी जो है वो कंपलसरी अक्वायर करी है गवर्नमेंट। मान लो वहां पे कोई फ्लाईओवर बनना है, जहां कोई सपोज कर लो ट्रैक निकलना है ट्रेन का, कोई ऐसी वजह हो सकती है जिस वजह से वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लेनी है। अब जब गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए तो मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है क्योंकि गवर्नमेंट मुझे पैसा पे करेगी। लेकिन जितना गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है, मान लो मुझे लग रहा है ये कम है, ठीक है, मैंने केस फाइल किया हुआ है कि मेरे को और पैसे मिलने चाहिए। अब बाद में मेरे वो पैसे बढ़ा दिए गए, उसको क्या हम क्या बोल देते हैं, एनहांस्ड कंपनसेशन। तो ऐसे वो पैसा आपको जब मिलता है तो साथ में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन ये चीजें आपकी कैपिटल गेन चैप्टर में और अदर सोर्स में जाके डिस्कस होनी है कि इंटरेस्ट मिला है साथ में, क्या सिर्फ एनहांस्ड कंपनसेशन मिली है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो डिस्कशंस है ना, मैं हर बार क्लास में साथ साथ कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा इस फर्स्ट चैप्टर में आना, नॉर्मली क्या होता है कि जब आगे सिलेबस बढ़ता है तो हम सोचते हैं चलो फर्स्ट चैप्टर में जो था अगर कुछ नहीं भी पढ़ा तो अंडरस्टूड है, बच्चे को पता लग ही गया होगा, आगे वाले चैप्टर में इनडेप्थ डिस्कशन हो गई है। तो यहां पे अगर हमें एक आइडिया हो तो मैं आपको आगे जाके चैप्टर में बताऊंगा, देखा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, तब आपको शायद माइंड में उतनी क्लैरिटी नहीं होगी जो अब होगी, तो तभी आप उस वक्त इसको खोल के देखोगे, आपको लगेगा हाँ अब मुझे पूरा क्लियर है। ये पर्पस है इनको अभी पढ़ने का। चलो नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। थर्ड पॉइंट देखो आ गया अब हमारे पास, है ना, मैं आपको एक बार यहां पे भी स्टडी में दिखा देता हूं। ये थर्ड पॉइंट हमारा स्टार्ट होने लगा है, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतना ज्यादा अंदर इसके घुस जाओ कि आपको लगे कि एक एक वर्ड में इसको अपने माइंड में फिट कर लूं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट मेरे साथ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए आपका। स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है कहने का मतलब कि आप बाद में सोचो मेरे को ये चीजें याद नहीं करनी, एक अंडरस्टैंडिंग है बस। स्टूडेंट्स शुड केयरफुली स्टडी द वेरियस आइटम्स ऑफ रिसीट्स इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, जो हमने अभी पीछे नहीं पढ़ी है। ठीक है, कहते हैं स्टूडेंट्स को केयरफुली उन आइटम्स को पढ़ना चाहिए। मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी ऐसे पढ़ के वो एक माइंड पे बिना बात के प्रेशर देने वाली बात है, वो ऐसा समझ नहीं आएगा कि लॉजिकली वो क्या क्या डिस्कशन हो रही है।
Some of them, like capital gains, are not revenue receipts. However, since they have been included in the definition, they are chargeable as income under the act. मतलब कि चाहे जो हमारे कैपिटल गेन है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, फिर भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली हम उनको अपनी इनकम का पार्ट मान के चलते हैं. द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स इज डिस्कस्ड हेयर अंडर. तो यहां पे उन्होंने कुछ डिस्कशन की हमारे साथ कैपिटल और रेवेन्यू को लेकर. क्या कह रहे हैं? द एक्ट कंटेम्पलेट्स ए लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन कैपिटल, एंड हेंस इट इज वेरी एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. क्योंकि जो एक्ट कहता है वो कहता है रेवेन्यू पर टैक्स लगेगा, तो हमें क्लियर होना चाहिए फिर कि कहीं कोई कैपिटल रिसीट तो नहीं बीच में आ रही, उस पर टैक्स ना लग जाए. हाँ, एक्सेप्शंस आर देयर कि जहां पे उन्होंने खुद बोला है लगाना है, हमने इनकम मानना है. कैपिटल रिसीट्स कैन नॉट बी टैक्स्ड अनलेस they fall within the scope of the definition of income, and so the distinction between capital and revenue receipts is material for tax purposes. तो यहां पे अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा जो एक्ट है वो कहता है कि टैक्स हमने रेवेन्यू रिसीट्स पर लेने, आपके जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू पार्ट है, ठीक है, कैपिटल पर नहीं लेना हमने. लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, जहां पे उन्होंने खुद बोल दिया कि कैपिटल पर भी देना पड़ेगा, वहां पे हमें देना पड़ता है. ठीक है. Certain capital receipts which have been specifically included in the definition of income are, ये उन्होंने कुछ आपको अभी नाम दे रहे हैं, like compensation for modification or termination of services, income by way of capital gains etc. अब ये इनकम्स क्या है, मैं इनके ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाता. ठीक है, ये आगे आगे जैसे हम हेड्स को कवर करेंगे तब तब ये चीजें आपके इन डेप्थ डिस्कशन में आएंगी. लेकिन उन्होंने इतना जरूर बोला है, ये आप अपने माइंड में लेके चलो कि सर्टेन कैपिटल रिसीट्स कौन सी, विच हैव बीन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, कि जिनको स्पेसिफिकली इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि कंपनसेशन फॉर मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज या इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स एटसेट्रा. ऐसी कुछ इनकम्स हैं, चाहे वो कैपिटल रिसीट क्यों ना हो, फिर भी उनको हम इनकम में मान के चलते हैं फॉर टैक्स पर्पज के लिए. ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी सिंगल टेस्ट एज इनफॉलिबल और एनी सिंगल क्राइटेरिया एज डिसीजिव, फाइनल एंड यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर रिसीट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर. मतलब इतना इजी नहीं है कि मैं बोलूं ये फॉर्मूला लगा के डिसाइड हो जाएगा. Hence, the capital or revenue nature of the receipt must be determined with reference to the facts and circumstances of each case. मतलब आपको ये थ्योरेटिकल डिस्कशन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बोल के, यहां से कोई भी बेसिकली कंक्लूजन नहीं है हमारे हाथ में कि कैसे पता चले कि कोई हमें लिस्ट दे दो कि ये ऐसा नहीं है. हमें कहते हैं देखना पड़ता है हर सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स को देखकर. ठीक है. अब यहां पे उन्होंने जो बीच में पैरे में इतना तो बता दिया कि इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपको हल्का हल्का हिंट है. ये जो थी मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन, जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई सर्विसेज है किसी पर्सन की, अगर मैं बोलूं कि उन्हें मॉडिफिकेशन कर दी गई है जिसकी वजह से उसको कोई कंपनसेशन दे रहे हैं हम, ठीक है, कि मैं बोलूं कि अब आप ऐसा करो कि अब आप ये सर्विसेज जितनी हमने आपको राइट दिया था प्रोवाइड करने के लिए, अब आप उसमें से इतनी नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसके लिए हम आपको कंपनसेट कर देंगे. तो ऐसे इस हिसाब से ये जो कैपिटल रिसीट्स है, डिस्कशन अभी बाद में पूरी डिटेल में आएगी, वो चिंता ना करना. ठीक है, जहां जहां रेलिवेंट हम हेड्स में जाएंगे तो इनको उन्होंने कैपिटल रिसीट्स को भी टैक्सेबल करना ही करना है. अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग वेदर ए रिसीट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर. देखो इतना जरूर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये जो हम एरिया पढ़ रहे हैं एटलीस्ट इतना तो माइंड में आ रहा होगा ना कि इनकम टैक्स जो हमारा रेवेन्यू वाला पार्ट है उसके ऊपर लगता है, कैपिटल पर हर किसी के ऊपर नहीं लगता, लेकिन कुछ केसेस में कैपिटल पर भी लगता है. जो भी हमने ये यहां से पॉइंट नंबर 2 से कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स, इतना तो आइडिया लग गया ना आपको कि हाँ कुछ ऐसी डिस्कशन चल रही है. ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट भी अभी नहीं करूंगा कि इसकी और ज्यादा अभी डिस्कशन इन डेप्थ ना तो जरूरत है, ना ही आप फालतू इस चीज को लेकर टेंशन में आना कि ये हम इसको बार बार रीड करें. एक बार जरूर रीड कर लो. क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग वेदर ए रिसीट इज कैपिटल और रेवेन्यू. अब ये कैसे, क्राइटेरिया क्या है ये चीज देखने का. कहते द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच मे बी अप्लाइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. सबसे पहले आ गया फिक्स्ड कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल, कि ए रिसीप्ट रेफरेबल टू
fixed capital would be a capital receipt, whereas a receipt referable to circulating capital would be a revenue receipt. तो the former is not taxable while the latter is taxable. वो तो obvious सी बात है. Tangible and intangible assets which the owner keeps in his possession for making profits are in the nature of fixed capital. जैसे आप सिंपल वे में सोचो, मेरी जो एसेट है, मैं एसेट्स को खरीद बेच सेल परचेज थोड़ी करता हूं. एसेट मैं अपने पास रखता हूं जिसको मैं यूज करके अपने काम में यूज करके उससे आगे फर्दर इनकम जनरेट करूं. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं कि मैं अभी सामने सपोज कर लो मेरी ये पूरा सेटअप चल रहा है रिकॉर्डिंग का, है ना, मेरे पास सामने कैमरा चल रहा है, माइक चल रहा है, मैंने सामने सपोज कर लो 3-4 स्क्रीन्स लगाई हुई है देखने के लिए कि एक जगह पे मेरा व्हाइट बोर्ड चल रहा है, एक जगह पे मेरे को व्यू नजर आ रहा है कि कैसे सिस्टम चल रहा है, एक मैंने एक्स्ट्रा ऐसे पूरा सेटअप लगा हुआ है. तो मैं कोई ये सेटअप थोड़ी सेल बेच करता हूं, खरीद बेच करता हूं, ये तो मैं यूज कर रहा हूं इनकम जनरेट करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट कहते हैं आपका आ रहा है फ्रॉम द फॉर्मर इज कौन सी लाइन थी हमारी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स विच द ऑनर कीप्स इन हिज पोजेशन फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स are in the nature of fixed capital. The circulating capital is one which is turned over and yields income or loss in the process. अब आ गया इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट. यहां पे हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल भी हो सकती है. जैसे ट्रेडिंग एसेट आपकी होगी स्टॉक जिसको आप खरीद बेच करते हो. कहते प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट आर चार्जेबल टू टैक्स एज कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 45, whereas profits arising from sale of trading asset being of revenue nature are taxable as income from business under section 28, provided that sale is in the regular course of assess's business or the transaction constitutes an adventure in nature of trade. अब कहने को तो अगर मैं बोलूं एक सिंपल टर्म कि कोई एसेट है तो वो एसेट हमारी फिक्स्ड एसेट भी हो सकती है, वो एसेट हमारी करंट एसेट भी हो सकती है. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर रहा हूं, जैसे कि स्टॉक, आप स्टॉक की खरीद बेच करते हो तो आपको उससे प्रॉफिट आता है. हम कहते हैं ना सेल की एंट्री डालो, तो वो जो प्रॉफिट आएगा बेसिकली जो आपका सेक्शन 28 है, ये हमारा बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में आएगा कि वो बिजनेस इनकम बन जाता है स्टॉक को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन अगर मैं बोलूं आपने कोई कैपिटल एसेट को सेल की है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, तो उस केस में जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन माना जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेरी नॉर्मली जो ट्रेडिंग एसेट है या ये मेरी कैपिटल एसेट है. कैपिटल एसेट हुई, अब पहली बात आप सोचोगे अब कैपिटल एसेट क्या होती है ये भी बता दो, ये जब कैपिटल गेन आएगा तब डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ गया कैपिटल रिसीट्स विज़ रेवेन्यू रिसीट्स टेस्ट्स टू बी अप्लाइड. बस जर्नल वे में मेरे साथ एक रीडिंग लेते जाओ. अभी अराउंड 10-15 मिनट में हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाना है, उसके बाद फिर से दोबारा इंटरेस्टिंग एरिया आ जाएगा. ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड इनटू इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस रेगुलरली कैरिड ऑन बाय द असेसी और आर इंसिडेंटल टू और एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ द असेसी वुड बी रेवेन्यू रिसीट्स चार्जेबल टू टैक्स. के आप अपने बिजनेस के प्रोसेस में, बिजनेस आपका चल रहा है उसमें जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उनसे आपको रेवेन्यू रिसीट होगी. मान लो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई पर्सन चीजों को सेल कर रहा है तो उसको वहां से रेवेन्यू इनकम जनरेट होगी. अब यहां पे आपके पास जो एग्जांपल आ रही है वो बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल है. देखो क्या कह रहे हैं कि ए बैंकर्स और फाइनेंशियर्स डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज or sale of shares and securities, a shipbroker's purchase of ship in his own name, a share broker's purchase of shares on his own account would constitute transactions entered and yielding income in the ordinary course of their business. कि अगर मान लो कोई बैंकर है, जहां कोई फाइनेंशियर्स डीलिंग्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में, जहां कोई शेयर की सेल परचेज कर रहा है, कौन, कोई मान लो कोई ब्रोकर है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई शिप ब्रोकर है, परचेज ऑफ शिप इन हिज ऑन नेम, या शेयर ब्रोकर है, शेयर्स की सेल परचेज कर रहा है, तो उनके लिए ये सब बिजनेस का पार्ट हो गया. ठीक है,
इसके अलावा वेयर एज बिल्डिंग एंड लैंड वुड कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ ए ट्रेडर इन शेयर्स, द सेम वुड कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड इन द हैंड्स ऑफ ए प्रॉपर्टी डीलर। तो कहने की बात ये है, देखो सिंपल सिंपल टर्म्स में, अगर मैं या आप, क्या हम प्रॉपर्टी डीलर हैं? नहीं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं ना है। तो हम अगर कोई लैंड को परचेज करें, कोई बिल्डिंग को परचेज करें, या इवन मैं बोलूं हमने कोई कार को परचेज कर लिया, ट्रक को परचेज कर लिया, तो हमारे लिए वो चीजें कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट होगी ना। अगर मैं ये बोलूं कि कोई पर्सन जो उनमें डील करता है, अब जैसे मान लो आप, जहां पे हमारा कार्स का शोरूम है, जहां पे कार्स का डीलर है, कार्स का डीलर पीछे से स्टॉक आता है कंपनी से, जहां से कार बनती है, जिस भी ब्रांड की कंपनी की कार है, फिर वो आगे लोगों को, कस्टमर्स को सेल करता है। तो उसके लिए वो जो कार्स जो एज ए स्टॉक डील हो रही हैं, वहां से उसको रेवेन्यू रिसीट आएगी। सिंपल सी बात है। वैसे अगर जर्नल वर्ड्स में देखा जाए, मैं अगर शेयर्स खरीद के अपने लिए इन्वेस्ट करके पैसा रख दूं तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। अगर कोई ब्रोकर खरीद बेच कर रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएंगी उसकी। ठीक है। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल, मतलब कहने की बात यह है कि कोई चीज जिसमें आप डील करते हो, आपके लिए वो बेसिकली एक तरीके से स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है। ठीक है। अगर आप उसमें डील नहीं करते एज इन्वेस्टमेंट, या आप उसको खरीद के एसेट को उससे आगे फर्दर यूज करके कोई और एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाते हो, तो फिर वो हमारी कैपिटल एसेट हो जाती है। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इन द केस ऑफ प्रॉफिट arising from the sale of shares and securities, the nature of the profit has to be ascertained from the motive, intention or purpose with which they were bought। कि पहले आपको मोटिव देखना पड़ेगा कि किस इंटेंशन, मोटिव, पर्पस के लिए आपने वो शेयर्स वगैरह खरीदे थे, सिक्योरिटीज वगैरह। इफ द शेयर्स वर अक्वायर्ड एज एन इन्वेस्टर, अगर तो आपने एज इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट की थी, और विद ए व्यू टू अक्वायरिंग ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और फॉर ऑब्टेनिंग ए मैनेजिंग और सेलिंग एजेंसी, और ए डायरेक्टरशिप, द प्रॉफिट और लॉस ऑन देयर सेल वुड बी ऑफ कैपिटल नेचर। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट उनमें एज ए ट्रेडिंग व्यू पॉइंट से नहीं थी कि मैं ट्रेड करूंगा, खरीद बेच करूंगा, आपने एक इन्वेस्टमेंट डाली थी वहां पे। ठीक है। बट इफ शेयर्स वर अक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यहां पे बिजनेस आ गया, एज ए डीलर इन शेयर्स, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट his stock in trade if the shares were acquired with speculative motive, के हम जस्ट क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे स्पेकुलेटिव पर्पस के साथ। द प्रॉफिट और लॉस ऑल्दो ऑफ रेवेन्यू नेचर वुड हैव टू बी डील्ड विद सेपरेटली फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अदर बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि मैं अभी आज एक शेयर खरीद लेता हूं और मैंने साथ ही साथ बेच भी दिया, प्राइस मान लो 1 मिनट में बढ़ी, मैंने बेच दिया, अब मैं नेट सेटलमेंट कर रहा हूं। ये जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है ना, ये आपकी है। जब हम बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उसमें काफी ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन आएगी कि स्पेकुलेटिव होता क्या है। ठीक है। तो अभी यहां पे हमारे पास उन्होंने ये जरूर बता दिया, जो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन से हमें जो रिसीट्स आएंगी, चाहे वो ऑल दो ऑफ ए रेवेन्यू नेचर है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के साथ, लेकिन हम उनको ठीक है बिजनेस का पार्ट मानते हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़ा अलग कैटेगरी का मानते हैं कि ये स्पेकुलेटिव कैटेगरी हमारी बिजनेस में है। बिजनेस इनकम का पार्ट है, लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी दे देते हैं कि ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है। ठीक है। अब एक पैरा दिया गया है नेक्स्ट नोट, तो इसके साथ आप लिख लो कि विल बी डिस्कस्ड इन कैपिटल गेन्स चैप्टर। ये हम कैपिटल गेन्स चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। यहां पे इसकी डिस्कशन का आपके लिए रेलिवेंसी नहीं है, समझ नहीं आएगा कि ये क्या बात हो रही है। ये जो बॉक्स दिया हुआ ना, मैं आपको दिखा दूं एक बार जरा, जहां पे भी स्टडी मटेरियल खोल के, ये देखो ये जो बॉक्स है ना, आप इसके साथ यहाँ पे लिख लो कि ये हम कैपिटल गेन्स चैप्टर में आपका टॉपिक आएगा, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, सारा बता रहा हूं कि कहां पे जाके मैंने कौन सी चीज बतानी है आपको, ऐसा नहीं कि ये छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट है, ए सिंगल ट्रांजैक्शन कैन इट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कि अगर मैं बोलूं, देखो नॉर्मली हम बिजनेस क्या कह देते हैं कि रेगुलरली मेरे को इनकम जनरेट होती रहती, तो वो मेरा बिजनेस हो गया। क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन जहां से मेरे को इनकम आई है, क्या मैं उसको भी बिजनेस कह सकता हूं? अब देखो, इवन ए सिंगल ट्रांजैक्शन में कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस और एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, इवन इफ इट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द असेसिस बिजनेस। तो रिपीटिशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इज नॉट नेसेसरी।
Thus, a bulk purchase followed by a bulk sale or a series of retail sales or bulk sale followed by a series of retail purchases would constitute an adventure in the nature of trade and consequently the income arising therefrom would be taxable. मतलब चाहे एक ट्रांजैक्शन से हो रही है, आप एक ट्रांजैक्शन में खरीद रहे हो, बहुत सारी में बेच रहे हो, कुछ भी हो, हमने उसको बिजनेस इनकम मानना ही मानना है। तो परचेज ऑफ एनी आर्टिकल with no intention to resell it but resold under changed circumstances would be a transaction of capital nature and capital gain arises। इस लाइन को जरा आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, हाईलाइट कर लो चाहे अंडरलाइन कर लो, कि अगर आपने कोई परचेज किया आर्टिकल की, लेकिन आपकी पहले इसको बेचने की कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपको बेचना पड़ा अंडर चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वुड बी ए ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, और यहां पे कैपिटल गेन आएगा। However, where an asset is purchased with intention to resell it, the question whether the profit on sale is capital or revenue in nature depends upon, कि अगर हमने पहले कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, और ऑलरेडी उसकी इंटेंशन ये थी कि ये बेचनी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये रेवेन्यू रिसीट है या हमारी कैपिटल है? कहते कंडक्ट ऑफ द असेसी, असेसी का जो भी कंडक्ट है उस चीज को लेकर, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल परचेज्ड, द नेचर ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड, whether the venture is on capital or revenue account, other related circumstances of the case। मतलब यहां पे सीधी सी बात है, आपको क्लियर कट कुछ भी नहीं दिया गया कि हाँ ये है तो इसको कैपिटल मानो या ऐसे मानो, तो ना ही मैं आपको बता दूं को आपको आगे जाके इन चीजों को लेके कोई प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में सीधा ये बताया होता है कि ये चीज क्या है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, सीधा सीधा आपको बताऊं, ठीक है, आपसे इन चीजों के ऊपर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऐसे क्रिएट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि ये चीज़ें आपके फाउंडेशन के लॉ में भी आती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो पहले हमने डिसाइड किया हुआ था कि जिसका नुकसान हुआ दूसरे की वजह से, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो वो डैमेजेस पे करेगा उसको, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है ऐसी, लेकिन वर्डिंग इतनी टेक्निकल फ्रेम की जाती है कि खुद पढ़ो लगेगा कि पता नहीं क्या बात हो रही है। बात सिंपल सी है, मैं एक बार आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि रिसीप्ट्स ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, कि जिसको ये पैसा मिला है लिक्विडेटेड डैमेजेस का, डायरेक्टली एंड इंटीमेटली लिंक्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ ए कैपिटल एसेट which lead to delay in coming into existence of the profit making apparatus is capital receipt। कि मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी आनी थी, वो आने में मेरे को डिले कर दी गई, जिस वजह से मेरे को कुछ कंपनसेशन मिली है, तो वो कंपनसेशन मेरी, क्योंकि मेरे को जो एसेट आनी थी वो लेट आई, तो उस एसेट से मैं काम करता, मैं प्रॉफिट कमाता, मेरा वो भी लेट हो गया, तो मेरे को जो कंपनसेशन मिली वो कैपिटल रिसीट में मानी जाएगी। The amount received by assessee towards compensation for sterilization of the profit earning source is not in the ordinary course of business। कि ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है कि हमेशा ही आपको आपके साथ ऐसे होगा, आपको रेगुलरली ऐसी इनकम आती रहती है कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपको पेमेंट मिलती है, ये रेगुलरली थोड़ी होता है। तो हेंस इट इज कैपिटल रिसीट इन द हैंड्स ऑफ दी assessee, क्योंकि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है ऐसी इनकम्स में, ये कंपनसेशन वगैरह में। चलो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखो हमारे पास कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो चीज है ना हमारी, ये भी हमारी बेसिकली तो डिटेल में डिस्कस होनी है जाके हमारा बिजनेस प्रोफेशन हेड में, लेकिन यहां पे थोड़ी बहुत जो डिस्कशन है वो मैं आपके साथ एक बार रीड जरूर करूंगा। वेयर एन असेसी रिसीव्स कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी बिजनेस बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। यहां पे ये मेन वर्ड है कि मान लो मेरा कोई एजेंसी बिजनेस था, ठीक है, उसको जो भी कंपनी की एजेंसी थी उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, और मान लो मेरे पास वो एक ही बिजनेस था, मेरे पास एक ही एजेंसी थी। द रिसीप्ट इज ऑफ कैपिटल नेचर, ऐसी रिसीट को हम कैपिटल नेचर का मान के चलेंगे, ठीक है, बट टैक्सेबल कहां, नेचर कैपिटल है लेकिन टैक्सेबल कहां होना है, सेक्शन 28 में, ये बिजनेस प्रोफेशन में चला जाना है। However, where assessee has a number of agencies, मेरे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, and one of them is terminated, उनमें से एक टर्मिनेट कर देगी मेरी,
एंड कंपनसेशन दिया गया है, द रिसीट वुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर सिंस टेकिंग अप एन एजेंसी एंड एक्सप्लॉइटिंग द सेम फॉर अर्निंग इनकम इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो द लॉस ऑफ वन एजेंसी वुड बी मेड गुड बाय प्रॉफिट फ्रॉम अदर एजेंसी, कि मैं दूसरी एजेंसी से प्रॉफिट कमा लूंगा। तो कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन फॉर premature termination of the service contract is capital receipt but is taxable as profit in lieu of salary। तो ये चीजें जो आपकी है ना, वो आपको, जैसे अभी आपको पता ही नहीं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये डिस्कशंस अभी आपकी आगे जाके आएंगी। जैसे इन्होंने बोला है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3), ये चीज आप सैलरी हेड में जाके पढ़ोगे। और एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 56(2) जो सेक्शन है ये हमारा जाके अदर सोर्सेज में आएगा। तो कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स बिजनेस शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो जो ये टर्मिनेशन वगैरह होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो इनको नॉर्मल बिजनेस इनकम मान लेते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज बता दूं, एट लीस्ट जो हमने डिस्कस किया, आपको इतना तो कुछ आइडिया लग गया ना कि हाँ कुछ टर्मिनेशन नाम की चीज भी होती है। कि मान लो मेरा कोई एम्प्लॉयर है, उसने मान लो मेरे पास मैंने कहीं से एजेंसी ली हुई है, तो उसने टर्मिनेशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का कि अब आप ये प्रोडक्ट्स हमारे नहीं बेच सकते। तो लेकिन उसको मुझे क्या देना पड़ा, कंपनसेशन देनी पड़ी। तो ऐसी इनकम्स भी होती हैं। इतना तो पता चला ना कि हाँ ऐसी कुछ इनकम्स है, बस यही सफिशिएंट है इस अभी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है जी, चलो, क्योंकि मुझे ये है कि साथ साथ बताता जाऊं कि आप बाद में इसको सेल्फ स्टडी में फंस जाओ कि पता नहीं ये क्या बात हो रही है, ये अभी कुछ समझ आ नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट माइंड में चीजें डाल रहा हूं कि हाँ ऐसी चीजें आनी है टेक्स्ट में आपके। अब जैसे नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट्स, कहने को तो मैं बोल दूं अदर सोर्स में जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हल्का सा माइंड में एक सिचुएशन सी क्रिएट हो जाएगी कि नॉर्मली गिफ्ट्स कॉन्स्टिट्यूट ए कैपिटल रिसीट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। However, certain gifts are brought with in the purview of income tax. For example, receipt of property without consideration is brought to tax under section 56(2)(10। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं किसी को कोई मनी मिली है, किसी को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, जब हम अदर सोर्सेज वाला हेड करेंगे कवर, तो उसमें हमें प्रॉपर इसके ऊपर जो भी लॉ कह रहा है हमें वो सीखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू को क्रॉस करगी आपकी ये जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए, ठीक है, मैंने किसी को 10 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी, अब उसके हैंड में क्या ये टैक्सेबल होगा? उसको तो फ्री में इनकम आ गई है। या मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, सपोज कर लो 10 लाख की, मैंने उसको 2 लाख में बेच दी, तो उसको 8 लाख का फायदा हुआ, तो वो 8 लाख का जो फायदा है क्या उसके हेड में टैक्सेबल होगा? ये सब हमें अदर सोर्स हेड में जाके इस सेक्शन में 56(2)(10) में डिस्कस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, कि बिना कुछ पेमेंट किए आपको ऐसी इनकम आ गई। या फॉर इनएडिक्वेट होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कोई 10 लाख वाली चीज आपको 2 लाख में मिल गई, तो वो इनएडिक्वेट, कि आपने 2 लाख दिए वो एडिक्वेट नहीं थे। 10 लाख देते तो पूरे पेमेंट करते, आपको 2 लाख में मिल गई, आपका 8 लाख का बेनिफिट हो गया, तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोल दिया जाता है। अदर देन ए रिलेटिव इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसमें आ गया अदर देन रिलेटिव। यहां पे ये फिर से बात आधी दूरी समझ आनी है, क्योंकि जब अदर सोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन है कि अगर रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट आ रहा है तो उसमें वैल्यू जो मर्जी हो हम आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी और पर्सन से आया रिलेटिव को छोड़कर, अब आपके माइंड में आएगा रिलेटिव का मतलब क्या है, यहां पे रिलेटिव में कौन कौन आता है। लेकिन ये रिलेटिव की डेफिनेशन अदर सोर्स में प्रॉपरली हमारे मॉड्यूल में दी गई है कि ये पर्सन रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। इनको छोड़कर अगर कहीं से कोई चीज आ रही है आपको विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वो आपके हैंड में एज ए गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिकली जब हमने डेफिनेशन ऑफ इनकम के वो पॉइंट्स को छोड़कर बाकी एक बेसिक डिस्कशन की है। बाकी आप जब रिवीजन करोगे तो एक ऊपर लेवल से थोड़ा आइडिया रखना कि क्या कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स की बात हुई है या कुछ ऐसे गिफ्ट की कंपनसेशन वगैरह की बात हुई है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है इंडिया की, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो।